आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसने भारत में क्रांतियां भी लाई हैं और अनगिनत विवादों को जन्म भी दिया है। विषय है जमीन। भारत की आज़ादी की कहानी सिर्फ एक राजनीतिक आज़ादी की नहीं थी, बल्कि जमीन की आज़ादी की भी थी। ये एक ऐसे सपने की कहानी है जिसमें हर किसान के पास अपनी जमीन हो, वो अपनी मेहनत का मालिक हो। लेकिन 75 साल बाद भी ये सपना अधूरा क्यों लगता है? आज की हमारी ये खास पड़ताल इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेगी। और ये पहेली वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है। भारत में यह हमेशा से शक्ति, सम्मान और सामाजिक हैसियत का सबसे बड़ा पैमाना रही है। तो जब हम भूमि सुधार की बात करते हैं, तो हम असल में समाज के पावर स्ट्रक्चर को, उसके शक्ति संतुलन को सीधे सीधे चुनौती देने की बात कर रहे होते हैं। जब हम भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म्स शब्द सुनते हैं, तो दिमाग में बस एक ही तस्वीर आती है कि सरकार बड़े जमींदारों से जमीन ले रही है और गरीबों में बांट रही है। क्या ये इतना ही सीधा साधा है? वो तस्वीर इसका सबसे जरूरी हिस्सा तो है, लेकिन पूरी कहानी नहीं है। भूमि सुधार एक बहुत बड़ा छाता है एक तरह से, जिसके नीचे कई तरह के बदलाव आते हैं। सबसे पहला और मशहूर है भूमि पुनर्वितरण, यानी लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सीलिंग कानून के तहत बड़े जमींदारों से अतिरिक्त जमीन लेकर भूमिहीनों में बांटा जाता है। भारत में जमींदारी उन्मूलन इसी का सबसे बड़ा उदाहरण था। ठीक है, ये तो हुआ जमीन बांटना। इसके अलावा और क्या? इसके बाद आता है भूमि स्वामित्व सुधार, मतलब टेनेंसी रिफॉर्म्स। ये उन करोड़ों किसानों के लिए था जो किसी और की जमीन पर खेती करते थे, जिन्हें हम बटाईदार या टेनेंट कहते हैं। इन सुधारों का मकसद था उन्हें सुरक्षा देना। सुरक्षा? किस तरह की सुरक्षा? थे उनका किराया तय हो और जमींदार उन्हें जब चाहें अपनी जमीन से बेदखल ना कर सके। ये उन्हें शोषण से बचाने के लिए था। अच्छा, मतलब सिर्फ जमीन का मालिकाना हक ही नहीं, बल्कि जो उस पर काम कर रहा है उसके अधिकारों की भी बात हो रही थी। बिल्कुल। फिर दो और महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक है भूमि एकीकरण, यानी लैंड कंसोलिडेशन। ये क्या था? देखिए, आजादी के समय एक किसान के पास 5 बीघा जमीन हो सकती थी, लेकिन वो 5 अलग अलग कोनों में बिखरी होती थी। इससे खेती करना बहुत मुश्किल और महंगा हो जाता था। तो इन बिखरे हुए टुकड़ों को मिलाकर एक जगह पर एक बड़ा खेत बनाना ही भूमि एकीकरण था। समझ गए। और आखिरी? और आखिर में है भूमि उपयोग सुधार, लैंड यूज रिफॉर्म्स, जिसका मतलब है भूमि का बेहतर नियोजन करना, तय करना कि कौन सी जमीन खेती के लिए है, कौन सी उद्योगों के लिए और कौन सी पर्यावरण संरक्षण के लिए। वाह, तो ये सिर्फ सामाजिक न्याय का मामला नहीं था, ये तो देश के कृषि उत्पादकता और आर्थिक विकास से भी सीधे सीधे जुड़ा था। तो फिर मेरा सवाल वही है, जब इरादे इतने नेक और स्पष्ट थे, तो परिणाम इतने मिले जुले क्यों रहे? हमारे स्रोत बताते हैं कि केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ये क्रांति जैसा था, लेकिन ज्यादातर भारत में ये एक नाकाम कोशिश बनकर रह गया। ऐसा क्यों? यहीं पर इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। सफलता और असफलता के बीच का अंतर कुछ बहुत ही बुनियादी चीजों पर टिका था। जिन जगहों पर यह सफल हुआ, जैसे पश्चिम बंगाल, वहां इसके पीछे एक जबरदस्त राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। वहां की वामपंथी सरकार ने ऑपरेशन बरगा जैसा कार्यक्रम चलाया, जिसका एक ही लक्ष्य था, बटाईदारों के अधिकारों को कागज से निकालकर जमीन पर हकीकत बनाना। मतलब उन्होंने इसे एक मिशन की तरह लिया था। हाँ, बिल्कुल एक मिशन की तरह। लेकिन क्या सिर्फ सरकार का इरादा ही काफी था? क्योंकि ऐसी कोशिशें तो और भी राज्यों में हुई होंगी। नहीं, सिर्फ सरकार का इरादा काफी नहीं था। दूसरा और शायद उतना ही जरूरी कारण था जमीनी स्तर पर बना दबाव। तेभागा आंदोलन जैसे बड़े किसान आंदोलनों ने पश्चिम बंगाल में पहले से ही एक माहौल बना दिया था। किसान संगठित थे, अपने हक के लिए लड़ रहे थे। तो जब जनता की तरफ से मांग हो और सरकार की तरफ से इरादा, तब जाकर इतना बड़ा बदलाव मुमकिन हो पाता है। एक वैचारिक प्रतिबद्धता भी थी, है ना? हाँ, एक वैचारिक प्रतिबद्धता थी कि सामाजिक न्याय होना ही चाहिए। लेकिन ये बात मुझे थोड़ी हैरान करती है। क्या हम पश्चिम बंगाल और केरल की सफलता को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर नहीं देख रहे हैं? मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि वहां भी सुधारों को लागू करने में कई जगह राजनीतिक हिंसा और जबरदस्ती के मामले सामने आए थे। क्या ये सुधार उतना साफ सुथरा था जितना बताया जाता है? यह एक बहुत ही वाजिब सवाल है। नहीं, ये बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं था। देखिए, जब आप सदियों से चले आ रहे पावर स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं, तो टकराव होना तय है। जमींदारों ने जाहिर तौर पे इसका पुरजोर विरोध किया। कई जगहों पे हिंसा भी हुई, राजनीतिक दबाव का भी इस्तेमाल हुआ।
लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि अंतिम नतीजा क्या निकला। लाखों बटाईदारों को उनकी जमीन पे सुरक्षा मिली, जिससे उनकी पूरी पीढ़ी की जिंदगी बदल गई। तो हाँ, प्रक्रिया जटिल और विवादों से भरी थी, लेकिन उसका सामाजिक प्रभाव बहुत गहरा और सकारात्मक था। ठीक है, तो ये तो हुई सफलता की कहानी। अब उस सवाल पर आते हैं जो पूरे देश के लिए ज्यादा सच है। ये ज्यादातर जगहों पर असफल क्यों हुआ? असफलता की वजह कई थी, लेकिन अगर एक लाइन में कहूं तो असफलता की सबसे बड़ी वजह ये नहीं थी कि योजना खराब थी, बल्कि ये थी कि जिन लोगों को इसे लागू करना था, उन्हीं को इससे सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला था। क्या मतलब? ये एक ऐसी प्रणाली थी जिसे खुद को ही खत्म करने का काम सौंपा गया था, जो लगभग असंभव है। ये तो बहुत गहरी बात है, इसे थोड़ा खोलकर समझाइए। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण था राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। ज्यादातर राज्यों में जो नेता संसद और विधानसभाओं में बैठे थे, वे या तो खुद बड़े जमींदार थे या उनकी राजनीति ही जमींदारों के समर्थन पर टिकी थी। बिल्कुल। वे ऐसा कानून क्यों पास करते या लागू करते जिससे उनकी खुद की जमीन और ताकत चली जाए। दूसरा, प्रशासनिक मशीनरी। एक तो भूमि रिकॉर्ड्स इतने खराब थे, आधे अधूरे थे, कि पता ही नहीं चलता था कि किसके पास कितनी जमीन है। एक मिनट, ये बात मुझे हमेशा से खटकती है। क्या रिकॉर्ड सच में इतने खराब थे या उन्हें जानबूझकर खराब रखा गया था ताकि हेरफेर की गुंजाइश हमेशा बनी रहे? दोनों बातें सच है। रिकॉर्ड्स पुराने और अव्यवस्थित तो थे ही, लेकिन उन्हें जानबूझकर अपडेट नहीं किया जाता था। पटवारी और राजस्व विभाग के छोटे छोटे अधिकारी अक्सर जमींदारों से मिले होते थे। यहीं से प्रशासनिक भ्रष्टाचार की भूमिका शुरू होती है। जमींदार और अधिकारियों की मिलीभगत ने इन सुधारों को कागज पर ही दफन कर दिया। और कानूनों का क्या वे मजबूत नहीं थे? कानूनों में जानबूझकर चोर दरवाजे छोड़े गए थे। जैसे व्यक्तिगत खेती के नाम पर जमींदारों को काफी जमीन रखने की छूट दे दी गई। अब इस व्यक्तिगत खेती की परिभाषा इतनी ढीली थी कि जमींदारों ने हजारों एकड़ जमीन इसी के नाम पर बचा ली। और जब लगा कि कानून सख्त हो रहा है, तो उन्होंने एक और तरीका निकाला, अनुचित हस्तांतरण। मतलब जमीन किसी और के नाम कर दी? हाँ, उन्होंने अपनी अतिरिक्त जमीन रातों रात अपने परिवार वालों, रिश्तेदारों, यहां तक कि अपने नौकरों के नाम कर दी, ताकि जमीन सीलिंग की सीमा में ना आए। इसे ही बेनामी ट्रांसफर कहते हैं। उन्होंने कोर्ट कचहरी का ऐसा जाल बिछाया कि ये पूरी प्रक्रिया सालों तक अटकी रही। ये सफलता और असफलता की कहानी सुनने में तो बहुत साफ लगती है, लेकिन जमीन पर ये कैसी दिखती थी? शायद बिहार से बेहतर कोई और जगह नहीं है जो इस पूरे नाटक को एक ही राज्य में समेट देती हो। हमारे स्रोतों में बिहार का जिक्र एक बहुत ही विरोधाभासी उदाहरण के तौर पर आता है। बिहार इस मामले में क्लासिक केस स्टडी है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि बिहार स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था जिसने 1947 में ही जमींदारी उन्मूलन विधेयक पेश कर दिया था। लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी ये भूमि सुधारों के मामले में सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। पहला राज्य जिसने कानून पेश किया और फिर भी सबसे पीछे रह गया। ये कैसे हुआ? यहीं पे बिहार की राजनीतिक और सामाजिक हकीकत सामने आती है। विधेयक तो पेश हो गया, लेकिन बिहार के बड़े और शक्तिशाली जमींदारों ने इसे पटना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दी। इसे लागू होने में ही कई साल लग गए। इस बीच स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे बड़े नेताओं के नेतृत्व में जबरदस्त किसान आंदोलन भी हुए, लेकिन राज्य की राजनीतिक इच्छा शक्ति हमेशा जमींदारों के पक्ष में झुकी रही। बिहार की राजनीति में ऊंचे जातियों का जो दबदबा था और जमींदारी प्रथा में भी उन्हीं का वर्चस्व था, इसलिए उन्होंने इन सुधारों को कभी ईमानदारी से लागू ही नहीं होने दिया। तो क्या बिहार में जो प्रशासनिक समस्याएं थीं, वे बाकी राज्यों से ज्यादा गंभीर थीं? बहुत ज्यादा। भ्रष्टाचार और नौकरशाही की सुस्ती तो थी ही, लेकिन भूमि रिकॉर्ड की हालत शायद देश में सबसे खराब थी। कई दशकों तक जमीन के सर्वे ही नहीं हुए थे। ऐसे में कौन सी जमीन किसकी है, ये तय करना ही नामुमकिन था। तो क्या इसका मतलब ये है कि बिहार में सुधारों का शून्य असर हुआ, कुछ भी नहीं बदला? नहीं, ऐसा कहना भी ठीक नहीं हुआ। एक असर जरूर हुआ, लेकिन वो अनपेक्षित था। जब जमींदारी व्यवस्था थोड़ी कमजोर हुई, तो इसका फायदा भूमिहीन दलितों या महादलितों को नहीं मिला। इसका फायदा मिला यादव, कोयरी और कुर्मी जैसी मध्यवर्ती जातियों को, जिनके पास थोड़ी आर्थिक और संख्याबल की ताकत थी। उन्होंने ऊंची जातियों के जमींदारों से जमीन खरीदी या कहीं कहीं जबरदस्ती कब्जा भी किया, और वे नए भूमि मालिक बन गए। तो बिहार में सत्ता का समीकरण बदला, लेकिन समाज के सबसे निचले तबके की स्थिति जस की तस बनी रही। और क्या बाद में इसे ठीक करने की कोई गंभीर कोशिश नहीं हुई? एक बहुत गंभीर कोशिश हुई थी। 2006 में जब नीतीश कुमार की सरकार आई,
तो उन्होंने डी बंद्योपाध्याय की अध्यक्षता में एक भूमि सुधार आयोग बनाया। बंद्योपाध्याय वही आईएएस अधिकारी थे जिन्होंने पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन बरगा को जमीन पर उतारा था। अच्छा, तो उम्मीदें तो बहुत रही होंगी। बहुत ज्यादा। उन्होंने 2008 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें बटाईदारों को हक देने से लेकर भूमिहीनों को जमीन देने तक की कई क्रांतिकारी सिफारिशें थीं। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। विरोध इतना जबरदस्त था, खासकर सत्ताधारी पार्टी के अंदर से ही, कि सरकार ने उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया और वो आज तक लागू नहीं हो पाई। ये तो वाकई एक निराशाजनक कहानी है। तो ये सब तो इतिहास की बात हुई। आज के भारत में जब हम स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी और शहरीकरण की बात कर रहे हैं, क्या भूमि सुधार अब भी एक प्रासंगिक मुद्दा है या ये बस एक अकादमिक बहस बनकर रह गया है? नहीं, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद उससे भी ज्यादा। आज भी भारत के सिविल कोर्ट्स में चल रहे लाखों मुकदमों में से एक बड़ा हिस्सा जमीन के विवादों का है। लेकिन हाँ, सरकार का नजरिया अब बदल गया है। अब जोर जमीन छीनकर बांटने पर नहीं, बल्कि भूमि रिकॉर्ड को दुरुस्त करने, पारदर्शिता लाने और विवादों को कम करने पर है। और इसके लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे? कुछ उदाहरण दे सकती हैं? सबसे बड़ा और पुराना प्रयास है DILRP, यानी डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। 2008 में शुरू हुए इस कार्यक्रम का एक ही मकसद है, देश के हर जमीन के दस्तावेज को डिजिटल करना, नक्शों को कंप्यूटर पर लाना, ताकि कोई भी उन्हें आसानी से देख सके। इससे धोखाधड़ी और हेरफेर की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। मैंने एक और योजना के बारे में सुना है जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल करके गांव की मैपिंग हो रही है। हाँ, आप स्वामित्व योजना की बात कर रही हैं, जो 2020 में शुरू हुई। ये एक गेम चेंजर योजना साबित हो सकती है। भारत के गांव में जो आबादी की जमीन होती है, मतलब जहां लोग घर बनाकर रहते हैं, उसका दशकों से कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। इस योजना में ड्रोन की मदद से इन सभी घरों और जमीनों की मैपिंग की जा रही है और लोगों को उनका प्रॉपर्टी कार्ड दिया जा रहा है। यह पहली बार है जब गांव के लोगों को उनके घर का कानूनी दस्तावेज मिल रहा है, जिसका इस्तेमाल वे बैंक से लोन लेने के लिए भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ये तो सच में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन क्या टेक्नोलॉजी इन सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है? क्या रिकॉर्ड्स को डिजिटल कर देना ही काफी है? इसमें भी तो कुछ चुनौतियां होंगी। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। पहली चुनौती है डिजिटल डिवाइड। भारत की एक बड़ी आबादी के पास आज भी इंटरनेट या टेक्नोलॉजी तक पहुंच नहीं है। दूसरी और ज्यादा बड़ी चुनौती यह है कि आप डिजिटल क्या करेंगे? अगर मूल रिकॉर्ड ही गलत या विवादित हैं, तो उसे डिजिटल करने से तो वो गलती हमेशा के लिए पक्की हो जाएगी। इसलिए डिजिटलीकरण से पहले पुराने विवादों को सुलझाना और जमीन का वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, जो एक बहुत ही धीमा और जटिल काम है। और एक और पहल की चर्चा हो रही है, भू आधार। ये क्या है? भू आधार या ULPN का विचार ये है कि देश के हर जमीन के टुकड़े को एक यूनिक 14 अंकों का पहचान नंबर दिया जाए, ठीक वैसे ही जैसे हर नागरिक का आधार नंबर होता है। इससे जमीन की खरीद बिक्री में अभूतपूर्व पारदर्शिता आ सकती है। लेकिन यहां भी निजता यानी प्राइवेसी से जुड़ी चिंताएं हैं कि क्या सरकार के पास हर किसी की जमीन की पूरी जानकारी एक जगह पर होना सही है? तो टेक्नोलॉजी रास्ते तो दिखा रही है, लेकिन ये रास्ते भी चुनौतियों से भरे हैं। तो कुल मिलाकर जमींदारी उन्मूलन के कानूनों से लेकर आसमान में उड़ते ड्रोन तक भूमि सुधार की ये यात्रा बहुत लंबी और उतार चढ़ाव भरी रही है। आज की इस चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ है, भूमि सुधार कभी भी सिर्फ एक आर्थिक नीति नहीं थी। ये सामाजिक न्याय की एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है। हमने देखा कि कैसे राजनीतिक इच्छा शक्ति, जमीनी आंदोलन और प्रशासनिक ईमानदारी मिलकर ही इसकी सफलता या असफलता की कहानी लिखते हैं। और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। टेक्नोलॉजी नए अवसर जरूर ला रही है, लेकिन जमीन से जुड़ी पुरानी सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियां आज भी उतनी ही मजबूत हैं। रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन एक बात है, और जमीनी हकीकत को बदलना, उस शक्ति संतुलन को बदलना, बिल्कुल दूसरी बात। ये सब सुनने के बाद एक विचार सोचने पर मजबूर करता है। 21वीं सदी में जब अर्थव्यवस्था डिजिटल हो रही है और शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, तो भूमि की परिभाषा का क्या होगा? क्या भविष्य में सामाजिक न्याय की लड़ाई जमीन के इन भौतिक टुकड़ों के लिए ही लड़ी जाएगी, या फिर डेटा, डिजिटल स्पेस और बौद्धिक संपदा जैसे नए संसाधनों के समान वितरण के लिए?
ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसने भारत में क्रांतियां भी लाई हैं और अनगिनत विवादों को जन्म भी दिया है। विषय है जमीन। भारत की आज़ादी की कहानी सिर्फ एक राजनीतिक आज़ादी की नहीं थी, बल्कि जमीन की आज़ादी की भी थी। ये एक ऐसे सपने की कहानी है जिसमें हर किसान के पास अपनी जमीन हो, वो अपनी मेहनत का मालिक हो। लेकिन 75 साल बाद भी ये सपना अधूरा क्यों लगता है? आज की हमारी ये खास पड़ताल इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेगी। और ये पहेली वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है। भारत में यह हमेशा से शक्ति, सम्मान और सामाजिक हैसियत का सबसे बड़ा पैमाना रही है। तो जब हम भूमि सुधार की बात करते हैं, तो हम असल में समाज के पावर स्ट्रक्चर को, उसके शक्ति संतुलन को सीधे सीधे चुनौती देने की बात कर रहे होते हैं। जब हम भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म्स शब्द सुनते हैं तो दिमाग में बस एक ही तस्वीर आती है कि सरकार बड़े जमींदारों से जमीन ले रही है और गरीबों में बांट रही है। क्या ये इतना ही सीधा साधा है? वो तस्वीर इसका सबसे जरूरी हिस्सा तो है, लेकिन पूरी कहानी नहीं है। भूमि सुधार एक बहुत बड़ा छाता है एक तरह से, जिसके नीचे कई तरह के बदलाव आते हैं। सबसे पहला और मशहूर है भूमि पुनर्वितरण, यानी लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सीलिंग कानून के तहत बड़े जमींदारों से अतिरिक्त जमीन लेकर भूमिहीनों में बांटा जाता है। भारत में जमींदारी उन्मूलन इसी का सबसे बड़ा उदाहरण था। ठीक है, ये तो हुआ जमीन बांटना। इसके अलावा और क्या? इसके बाद आता है भूमि स्वामित्व सुधार, मतलब टेनेंसी रिफॉर्म्स। ये उन करोड़ों किसानों के लिए था जो किसी और की जमीन पर खेती करते थे, जिन्हें हम बटाईदार या टेनेंट कहते हैं। इन सुधारों का मकसद था उन्हें सुरक्षा देना। सुरक्षा? किस तरह की सुरक्षा? उनका किराया तय हो और जमींदार उन्हें जब चाहें अपनी जमीन से बेदखल ना कर सके। ये उन्हें शोषण से बचाने के लिए था। अच्छा, मतलब सिर्फ जमीन का मालिकाना हक ही नहीं, बल्कि जो उस पर काम कर रहा है उसके अधिकारों की भी बात हो रही थी। बिल्कुल। फिर दो और महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक है भूमि एकीकरण, यानी लैंड कंसोलिडेशन। ये क्या था? देखिए, आजादी के समय एक किसान के पास 5 बीघा जमीन हो सकती थी, लेकिन वो 5 अलग अलग कोनों में बिखरी होती थी। इससे खेती करना बहुत मुश्किल और महंगा हो जाता था।